Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 4th जनवरी. तो देखते हैं कि आज के हमारे द हिंदी न्यूज़पेपर में वो ऐसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. आज हम सबसे पहले बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग केस के बारे में, बिकॉज इसे लेकर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी है. तो सबसे पहले समझेंगे कि अडानी हिंडनबर्ग केस है क्या, एंड देन वी विल सी द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट अबाउट इट. नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के बारे में. दिसंबर मंथ को लेकर पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग रिलीज हुआ है. क्या होता है पीएमआई, क्या मेजर फाइंडिंग्स हैं इस इंडेक्स की, दैट वी विल कवर. And then we'll talk about some of the major space missions of 2024. हमारे 2024 में कौन कौन से मेजर स्पेस मिशंस आने वाले हैं उनको ब्रीफली कवर करेंगे. And then we'll talk about that India's GSAT-20, a heavy communication satellite, will be launched by SpaceX. ठीक है, क्यों SpaceX लॉन्च करेगा GSAT-20 को, इसके रीज़न को भी हम समझेंगे. एंड लास्टली विल टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, बिकॉज रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जिसमें इंडिया के अंदर एंटीबायोटिक्स के यूज़ को शो किया है. ये हमारे एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है उसके परस्पेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज आर द फ्यू आर्टिकल्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल अडानी हिंडनबर्ग केस के बारे में है. नाउ इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रीसेंट जजमेंट दी है. नाउ इससे पहले कि हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है, पहले एक बार समझ लेते हैं कि अडानी हिंडनबर्ग केस या फिर ये पूरा का पूरा इशू है क्या. तो बेसिकली इस पूरे इशू की शुरुआत होती है लास्ट ईयर जनवरी 2023 में, जब एक यूएस बेस्ड एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है, रिसर्चर है जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च कहा जाता है. इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया का जो अडानी ग्रुप है, दे आर डूइंग सेवरल इम्प्रॉपर डीलिंग्स. ठीक है, इस रिपोर्ट के अंदर अडानी ग्रुप को स्टॉक मैनिपुलेशन के लिए एक्यूज़ किया गया. इवन ये भी कहा गया कि कुछ ऑफशोर शेल कंपनीज को यूज़ किया जा रहा है. इवन पब्लिक बैंक्स में डेट लेकर अनप्रॉफिटेबल कैपिटल स्पेंडिंग की जा रही है. तो इस तरह की कुछ एक्यूजेशंस अडानी ग्रुप पे लगाए थे. किसने? हिंडनबर्ग रिसर्च ने. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए, हम कह रहे हैं कि ये एक यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर है. ठीक है, इस चीज़ को आप समझें, ये अपने आप को शॉर्ट सेलिंग के केसेस में एक्टिविस्ट मानते हैं. होता क्या है शॉर्ट सेलिंग? शॉर्ट सेलिंग को प्रॉपरली हमारे सेबी ने, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने प्रॉपरली शॉर्ट सेलिंग को डिफाइन किया है. शॉर्ट सेलिंग बेसिकली जब भी किसी सिक्योरिटी या फिर किसी शेयर को सेल किया जाता है, उस टाइम पे कोई ऐसा शेयर विच इज़ सोल्ड बाय द सेलर बट द सेलर डज नॉट ओन इट. मतलब इन केस, मतलब आप देखो शॉर्ट सेलिंग है. शॉर्ट सेलिंग मतलब कि जो इन्वेस्टर है उसने कहीं से बोरोड शेयर को जो था उसे मार्केट के अंदर बेच दिया. उसके पास वो शेयर था नहीं, उन्होंने बोरो किया हुआ था. तो इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है? शॉर्ट सेलिंग इज द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर दैट द सेलर डज नॉट ओन. सेलर का खुद का वो शेयर नहीं है, सेलर ने वो बाय किया है, बोरो किया है कहीं से. बोरो करने के बाद मार्केट में उसे सेल कर दिया. क्यों सेल किया? ये होप थी कि ओके जब वो उसको वापस बाय कर लेंगे तो उस टाइम पे चीपर प्राइसेस पे कर लेंगे और उनका फ़ायदा हो जाएगा. तो इस तरह के इंसिडेंट्स को कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग. ठीक है, तो शॉर्ट सेलिंग के अगेंस्ट जो यूएस बेस्ड ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है हिंडनबर्ग, ये एक एक्टिविस्ट के तौर पे रहते हैं. तो दुनिया में जहाँ पर भी कुछ ऐसा शॉर्ट सेलिंग का इंसिडेंट इनको लगता है, ये इसे रिपोर्ट करते हैं. तो सिमिलरली इन्होंने रिपोर्ट किया जनवरी 2023 में, लास्ट ईयर, कि अडानी ग्रुप कुछ इस तरह की शॉर्ट शेयरिंग जो है या फिर जो स्टॉक मैनिपुलेशन है, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है. हालांकि इसे लेकर अडानी ग्रुप ने रिस्पॉन्ड किया. उन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सारे ही चार्जेस को बेसलेस और अनएथिकल कह के डिसमिस किया. तो उन्होंने सरासर इन क्लेम्स को रिफ्यूट कर दिया. लेकिन इसके बाद क्या होता है कि फरवरी 2023 में, लास्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL फाइल होती है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि ये जो हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, इसके ऊपर प्रॉपरली SIT प्रोब होनी चाहिए.
ठीक है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये इन्वेस्टिगेशन का जो जिम्मा था वो सेबी को दिया और सेबी को कहा कि ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को लेकर जो पूरा मैकेनिज्म है आप इसे इवैल्यूएट कीजिए और इन चार्जेस को भी आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इन्वेस्टिगेशन के लिए फाइनली जो चार्ज था वो दिया था, ठीक है। इसके बाद इस केस में अब कल हमारे पास एक बड़ी जजमेंट आई है इन द अडानी हिंडनबर्ग इशू, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच था इट वाज हेडेड बाय आवर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। दे कम्प्लीटली रिजेक्टेड दिस प्ली कि इस अडानी इशू के अंदर कोई अलग से SIT प्रोब की ज़रूरत है। रादर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन को सेबी से लेकर किसी पर्टिकुलर स्पेशल टीम को दी जाए, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। और रादर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को ये भी ऑर्डर किया है कि जो भी उनके बाकी जो केसेस में 2 रिमेनिंग केसेस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन रहती है आप उन्हें कंप्लीट कीजिए। इसके लिए सेबी को 3 मंथ दिए गए हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझना है कि वो जो स्पेशल SIT प्रोब की डिमांड हो रही थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया है, खारिज कर दिया है और सेबी को ही अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए 3 महीने की मोहलत और दी है ना। यहाँ पे हमारे लिए हमारे UPSC एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें समझ में आए कि ये सेबी है क्या। देखिए सेबी का फुल फॉर्म वी ऑल नो, आप इकोनॉमी की क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं सेबी के बारे में। सेबी इज़ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हमारी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब इसके लिए एक प्रॉपर एक्ट आया था। 1992 में सेबी एक्ट आया था जिसके बाद सेबी को इस्टेब्लिश किया गया। सेबी का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिक्योरिटीज़ में उनकी सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे मेंटेन किया जाए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और हमारी जो सिक्योरिटी मार्केट्स हैं उनको प्रमोट और रेगुलेट करने के लिए किसको जिम्मा दिया गया है? सेबी को जिम्मा दिया गया है। तो इसीलिए ये भी जो अडानी हिंडनबर्ग इशू है, अगर शॉर्ट सेलिंग का भी जो केस आता है तो वो भी हमारे सिक्योरिटी मार्केट से है, शेयर बाज़ार से है और इसे कौन देखता है? हमारे सेबी देखता है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सेबी को दिया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास दिसंबर मंथ का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है वो रिलीज़ हो गया है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में PMI भी बोल देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर हम कहते हैं कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडेक्स, ये इंडेक्स हमें क्या बताता है, पहले तो इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स या फिर PMI एक सर्वे बेस्ड मेजर है, ठीक है। इसमें रिस्पोंडेंट से पूछा जाता है कि उनके अकॉर्डिंगली जो मेजर बिजनेस वेरिएबल्स हैं उनके परसेप्शन में क्या कोई चेंज आया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस मंथ। क्या जो प्रोडक्शन है वो बढ़ रही है या नहीं, पॉजिटिव है या नहीं, जो अलग अलग बिजनेस वेरिएबल्स हैं उसे लेकर परसेप्शंस देखी जाती हैं। ये इसके लिए सर्वे किया जाता है, ठीक है। अब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का पर्पस ये है कि इससे हमें ये पता चले, एक तो करंट बिजनेस कंडीशंस क्या है और फ्यूचर बिजनेस कंडीशंस क्या हो सकती हैं, जिससे कि कंपनी के जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन सबको करंट और फ्यूचर कंडीशंस का एक अनुमान मिल सके, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसे लेकर PMI जो कैलकुलेट किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग किया जाता है, सर्विस सेक्टर के लिए अलग किया जाता है और बाद में इनको कंबाइन करके एक कंपोजिट इंडेक्स तैयार किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। अब इस इंडेक्स में होता क्या है, इस इंडेक्स में जो नंबर है, जो वैल्यू है वो 0 to 100 के बीच में वेरी करती है। अगर तो वैल्यू 50 से अबव आती है दैट मीन्स एक्सपेंशन। कोई भी स्कोर अगर 50 से अबव का है तो वो ये शो करता है कि पर्टिकुलर बिजनेस में एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन अगर जो स्कोर है वो 50 से कम का आता है दैट शोज कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, बिजनेस एक्टिविटी इंक्रीज होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और अगर 50 आ जाए इट मीन्स नो चेंज। अब हमारे पास रीडिंग ये है, आज का जो हमारा न्यूज़ आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि दिसंबर की जो मैन्युफैक्चरिंग है इट स्लोज टू 18 मंथ लो।
मतलब अब तक का पिछले 18 महीनों का सबसे लोवेस्ट पीएमआई वैल्यू दिसंबर मंथ में आई है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 18 मंथ लो हुई है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में हमारा जो स्कोर है दैट इज 54.9। अब देखो, अब इस चीज़ को समझिए, हम क्या कह रहे हैं कि दिसंबर मंथ में हमारा जो स्कोर है वो कितना आया है 54.9 ना। इससे पहले नवंबर में हमारा स्कोर था 56। ओके, अब देखिए, कर सकते हैं ना हम यहाँ पे कंपैरिजन विद द प्रीवियस मंथ। वी कैन डू द कंपैरिजन। प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में, नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर का जो पीएमआई आया है वो कम आया है। इसका मतलब जो एक्सपेंशन है वो डिक्रीज हो रही है। धीरे धीरे जो इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर उल्टा होता, अगर हमारा दिसंबर में 56 हो जाता तो हमने क्या कहना था कि मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, लेकिन उल्टा हो रहा है। नवंबर के कंपैरिजन में दिसंबर मंथ का जो मैन्युफैक्चरिंग का स्कोर है वो कम आया है। हालांकि 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर का मतलब क्या शो करता है कि एक्सपेंशन तो हो रही है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ग्रोथ 18 मंथ की अब तक की लोएस्ट ग्रोथ हुई है। नवंबर मंथ के कंपैरिजन में भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डिक्रीज हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पीएमआई जो है इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, जो कि आपको हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका एक ग्लिम्स हमें प्रोवाइड करती है। और हर महीने मंथ की शुरुआत में पीएमआई इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो 2024 में कुछ मेजर स्पेस मिशंस की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। देखिए, 2023 ईयर स्पेस मिशंस के फॉर्म में बहुत इंपॉर्टेंट था। चाहे वो इंडिया का चंद्रयान 3 हो, जिससे कि हम मून के साउथ पोलर रीजन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाहे वो नासा का ऑरिसिस रेक्स मिशन हो, जो कि दोबारा दोबारा अर्थ पे एंटर होता है बाय कलेक्टिंग सम सैंपल फ्रॉम एन एस्टेरॉइड। तो 2023 भी सक्सेसफुल ईयर रहा है इन टर्म्स ऑफ स्पेस मिशंस, एंड सिमिलरली 2024 से भी सेम उम्मीदें हैं, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशंस 2024 में आने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रीफली बात करेंगे यहाँ पे। पहला हमारा मिशन है नासा का। नासा यूरोपा क्लिपर लॉन्च करने वाला है ना। ये जो यूरोपा क्लिपर है ये जुपिटर के लार्जेस्ट मून यूरोपा को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, यूरोपा इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ जुपिटर। अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हमारे अर्थ के मून से थोड़ा ही जो है वो स्मॉलर है, लगभग सेम साइज ही है, बस बहुत थोड़े से डायमेंशन से ये छोटा है एज़ कम्पेयर टू आवर मून। एंड इसकी एक आइसी शेल है, एंड इट इज़ लाइकली, ऐसा हो सकता है कि जुपिटर के यूरोपा पे हमारे पास सॉल्ट वाटर ओशन होने की पॉसिबिलिटी है, जिसे लेकर साइंटिस्ट इस एरिया के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इसे लेकर नासा का जो यूरोपा क्लिपर है ये एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। नेक्स्ट, आर्टेमिस 2। नाउ नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है वो दोबारा आने वाला है। 1972 के बाद नासा फिर से मून पे ह्यूमंस को भेजेगा, और इस स्पेस फ्लाइट में फर्स्ट विमेन एंड द पर्सन ऑफ कलर विल बी सेंट टू द मून। तो ये आर्टेमिस 2 भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट है नासा का वाइपर। वाइपर का फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। इसे ध्यान से समझिए। बेसिकली यहाँ पे जो मून का साउथ पोल है उससे एक्सप्लोर करने के लिए नासा वाइपर जो मिशन है इसे लॉन्च करेगा। यहाँ पे बेसिकली वॉलेटाइल्स को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, इस रोबोटिक मिशन में जो वॉलेटाइल्स हैं मून की सरफेस पे उनको स्टडी किया जाएगा। वॉलेटाइल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इजीली वेपराइज हो जाते हैं, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब इजीली वेपराइज हो सकते हैं। तो इन मटेरियल्स को एक्सप्लोर किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा, क्योंकि अगर कहीं पे भी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है, सो दीज गिव अस अ पॉजिटिव साइन कि ऐसे एरियाज़ में जो ह्यूमन एक्सप्लोरेशन है वो की जा सकती है। ठीक है, सो वाइपर रोबोट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नासा का 2 मिशंस हैं यहाँ पे। एक तो है लूनर ट्रेल ब्लेजर और दूसरा है प्राइम 1। ठीक है, जो लूनर ट्रेल ब्लेजर है यहाँ पे भी सेम ही मिशन है। मून के ऊपर वाटर की रिसर्च की जाएगी थ्रू द लूनर ट्रेल ब्लेजर, और प्राइम 1 में मून में ड्रिलिंग की जाएगी फॉर द सेम। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशंस नासा के रहने वाले हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस, जापान की तरफ से जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा, इनका भी एक रोबोटिक मिशन आने वाला है विच इज़ MMX, मार्शियन मून एक्सप्लोरर। मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन में बेसिकली फोबोस और डेमोस जो कि मार्स के मून्स हैं, इनको स्टडी किया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जाक्सा का जो मिशन है MMX, वो मार्स के मून्स को स्टडी करेगा, और नासा का जो यूरोपा क्लिपर है ये जुपिटर के मून को स्टडी करेगा। ठीक है। एंड देन देर इज़ ईसाज हीरा मिशन एज वेल। ईसा इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इनका जो हीरा मिशन है ये 2 एस्टेरॉइड्स के ऊपर फोकस करने वाला है, डिडीमॉस एंड डाइमॉर्फोस एस्टेरॉइड सिस्टम। तो इनको पहले नासा ने भी टारगेट किया था। नासा का जो डार्ट मिशन था वो भी इन एस्टेरॉइड्स के लिए था, एंड इन एस्टेरॉइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी हीरा मिशन को लॉन्च करेंगी। देखिए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, बिकॉज जब ये मिशंस आएंगे 1 बाय 1 करके तब हम इनकी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ईयर की शुरुआत में ही कौन कौन से बड़े मिशंस होने वाले हैं, सबसे पहले इनके नेम से फेमिलियर हो जाइए, इनके मेजर टारगेट से फेमिलियर हो जाइए। डिटेल्स तो जब ये मिशंस आएंगे हम तब फॉलो करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल भी स्पेस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बार इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एक्स की सर्विसेज को यूटिलाइज करने वाली है। ठीक है। स्पेस एक्स जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और हमारा इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस एक्स की सर्विसेज को यूज़ करेगा अपनी हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 के लॉन्च के लिए। ठीक है। तो GSAT-20 द हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये स्पेस एक्स में उनके फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू लॉन्च की जाएगी। सो जब हम GSAT-20 की बात करते हैं, ये एक बहुत ही हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इट वेज अराउंड 4700 kgs। तो ये जो इसरो का जो मोस्ट पावरफुल रॉकेट है LVM-3, इसकी लॉन्च कैपेसिटी से भी हायर है। तो जब भी कोई ऐसा हैवी सैटेलाइट होता है विच इज़ मोर देन 4000 kgs, तो ऐसे केस में इससे पहले इंडिया यूरोपियन लॉन्च प्रोवाइडर जैसे एरियाना स्पेस, इनके ऊपर डिपेंड करता था। अब ये पहली बार है कि इंडिया स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के थ्रू अपनी हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। नाउ इससे बेसिकली हमारे जो टेलीकॉम प्रोवाइडर्स हैं, दे कैन ऑफर वेरी हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज। तो इसके लिए ये हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है इसे लॉन्च किया जाएगा। यहाँ पे बता दें कि जो स्पेस एक्स का जो फैल्कन 9 है ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, और ये डबल मतलब बहुत वेट कैरी कर सकता है। कुछ 8000 kg से ज़्यादा का जो वेट है ये कैरी कर सकता है। तो जिसके चलते इंडिया का GSAT-20 विल बी लॉन्च्ड ऑन बोर्ड बाय फैल्कन 9 ऑफ SpaceX। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो रिसेंटली हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल NCDC ने एक सर्वे कंडक्ट किया, जो कि रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, जिसमें कि एंटीबायोटिक्स के यूज़ के ऊपर ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे एक बड़ी फाइंडिंग ये आई है कि अगर 10,000 पेशेंट्स को सर्वे किया गया तो उनमें से मोर देन हाफ 55% जो पेशेंट्स थे उनको एंटीबायोटिक्स दी गई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग द इन्फेक्शन 55% पेशेंट्स में एंटीबायोटिक्स दिया गया जस्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर, ताकि इन्फेक्शन ना हो। एक तो ऐसे मतलब देखो 55% अगर प्रिवेंटिव में आप दे रहे हो तो मतलब 45% एक्चुअल ट्रीटमेंट के केसेस में गए होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आजकल के टाइम पे हम एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, दैट इज़ द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को वन ऑफ द टॉप थ्रेट्स में क्लासीफाई किया है व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ। बिकॉज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखो क्या है, ये जो हमारे बैक्टीरियाज हैं उनका ये एक नेचुरल फिनोमिना है। वो ड्रग्स जो भी हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं टू ट्रीट द इन्फेक्शन, उससे अपने आप को बचाने के लिए विथ टाइम इवॉल्व कर लेते हैं, और जिससे कि क्या होता है, वो जो मेडिसिन होती हैं वो लेस इफ़ेक्टिव हो जाती हैं। जिसके चलते फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है वो एक्सेस में ना हो, इनअप्रोप्रिएट यूज़ ना हो। जब इन्फेक्शन हो उसकी ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाए।
लेकिन हमारा जो सर्वे आया है वो ये शो कर रहा है कि 55% ऑफ द पेशेंट्स दे वर गिवन एंटीबायोटिक्स ओनली एज अ प्रिवेंटिव मेजर. So therefore this survey gets important, especially when it comes to the topic of antimicrobial resistance. तो ये आज की वीडियो के कुछ मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स थे जो हमने आज के वीडियो में कवर किए हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन. थैंक यू.